नमस्कार। राजेंद्र बाला घोष रचित चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को आज हम लोग पढ़ेंगे। कहानी का प्रारंभ जो है पत्रात्मक शैली में है और इस कहानी के माध्यम से राजेंद्र बाला घोष बंग महिला ने तत्कालीन अंग्रेजी शासन व्यवस्था पर कुठाराघात किया है और व्यंग्यात्मक शैली में उस समय के अंग्रेज़ों के शासन व्यवस्था की त्रासदी को दिखाने का प्रयत्न किया है। कहानी का प्रारंभ पत्रात्मक शैली में है। सर्वप्रथम लेखिका इस कहानी में भगवान चंद्रदेव को प्रणाम करती है। उसके पश्चात वह अपनी बात चंद्रदेव से कहती है कि आपको इस आकाश मंडल में निवास करते हुए बहुत अधिक समय हो गया। आपको बूढ़ा कहा जा सकता है। क्या आपके डिपार्टमेंट या महकमे में ट्रांसफ़र होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती है? यदि आप सरकारी विभाग में होते तो आपकी पदोन्नति हो गई होती। वृद्धावस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी में बैठकर हरिनाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। लेकिन आप तो अमर हैं। देवता ने आपको अमृत देकर अमर कर दिया है। तब यदि मनुष्य होकर अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। उक्त कथन के माध्यम से लेखिका यहाँ यह कहना चाहती है कि यदि देवता अपनी जाति के पक्षपात करके चंद्रदेव को अमृत देकर अमर बना सकते हैं तो अंग्रेज लोग यदि अपनी जाति का लाभ देखें तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। सभी अंग्रेज लोग अपनी ही जाति विशेष का ध्यान रखता था, उसे ही लाभ के अवसर उस समय प्रदान करता था तथा भारतीयों के प्रति पक्षपातपूर्ण नीति अपनाता था। तो एक तरह से चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में अंग्रेज़ों के जो है मतलब भेदभाव के रवैया को जो है उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। लेखिका कहती है कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के अस्थायी भाग्य विधाता बनकर आएंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों में ही अत्यंत प्रिय है। लेखिका कहना चाहती है कि लॉर्ड कर्जन का कार्य किसी कमीशन में लोगों की भर्ती करवाना अथवा अपने ईसाई मिशन का प्रचार प्रसार कर भारतीयों को एक तरह से मतलब जो है बलपूर्वक या मजबूर करके ईसाई धर्म में सम्मिलित करना उसे अच्छा लगता था। अतीत तथा वर्तमान की तुलना करते हुए लेखिका चंद्रदेव से निवेदन करती है कि एक बार भारत आकर इनकी दीनहीन छिन्न दशा को देख कर जाइए। अमावस्या की छुट्टी के दिन ही एक बार भारत भ्रमण करके जाइए। यदि पूरे भारत का भ्रमण शीघ्रता के कारण न कर सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को ही देख लीजिए। यहाँ के कल कारखानों के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़कदद्दा निकले, अर्थात निर्माण तथा सृजन के देवता विश्वकर्मा से भी 2 कदम आगे निकले। यहाँ क्यों जो दामिनी मेघों का आरोहण करके आनंद से अटखेलिया किया करती है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है तथा बिजली रात को भी दिन बना देती है। लेखिका चंद्रदेव से कहती है कि आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। लेकिन यहाँ तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चंडाल सभी के रथों का वाहन बिजली तथा अग्निदेव ही है। अंग्रेज़ों को भारत में कार्य करने पर कठिनाई का अनुभव होने लगा है, अतः उन्होंने बिजली तथा उनके पश्चात आवागमन के साधनों वाहनों की भारत में शुरुआत की। लेखिका ने कहानी में बिजली के माध्यम से नारी की अवस्था का चित्रण किया। वह बिजली अर्थात विद्युत जो इतनी तेजमय एवं शक्तिशाली है कि जिसको छूने तक कोई हिम्मत किसी में नहीं है, वही आज पराये घर में दासी की भांति जीवन व्यतीत कर रही है, मानो विधाता ने उसके भाग्य में यही लिखा हो। तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा नदी के भी बुरे दिन आ गए हैं। स्थान स्थान पर बने बांध ग्रस्त कर उसे
वक्ष स्थल पर बड़े आकार के खंभे गाड़ दिए गए हैं। लेखिका कलकत्ता नगरी के भव्य रूप की प्रशंसा करते हुए चंद्रदेव से कहती है कि इनके आगे स्वर्गलोक भी फीका जान पड़ता है। यहाँ का ईडन गार्डन नंदन कानन को भी मात देता है। यहाँ के विश्वविद्यालयों के पंडित की विद्या को देखकर देवी सरस्वती भी कहने लगी कि निसंदेह विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। यहाँ के पोर्ट विलियम कॉलेज के फौजी सामान को देखकर सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि सेनापति कार्तिकेय दिखने में बंगाली बाबू से दिखते हैं। उनका वाहन भी सुंदर मयूर है, जिससे उनके वीरत्व का परिचय मिलता है। यहाँ के टकसाल को देखकर कमला देवी तथा कुबेर भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अतः हे चंद्रदेव, इस अपूर्व दृश्य को देखने हेतु आप एक बार भारत भ्रमण के लिए अवश्य पधारें। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो जाए। आप भी अनादिकाल से कलंक की कालिमा लेकर कलंकी, शशांक, शशधर, शशालांछन आदि उपाधियों से विभूषित हो रहे हैं। वही आजन कलंक शायद यहाँ के विज्ञानवादी पंडितों की चेष्टा से छू जाए। जिस प्रकार प्रोफेसर गज्जर महाशय बम्बई में महारानी विक्टोरिया की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में सफल हुए, तो वे आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में भी फलीभूत हो सकेंगे। लेखिका आगे कहती है कि भूमंडल की छाया के कारण ही चंद्रमा और सूर्य पर ग्रहण लगता है। अर्थात यदि जनता प्रसन्न नहीं रहती है तो सत्ता पर संकट आ जाता है। अब भारत में न तो चंद्रवंशी राजा है, न सूर्यवंशी वीर सम्राटों का साम्राज्य है, और न ही भारत अब हरियाली पूर्व सुख समृद्धि युक्त सोने की मूर्ति रहा है। अब तो भारत पर गोरे लोगों के प्रभु लॉर्ड कर्जन का साम्राज्य है तथा भारत के राजा उनके हाथों की कठपुतली मात्र रह गए हैं। राज्य में प्रजा दुखी है या सुखी है, इसका ज्ञान भी अब तक राजाओं को नहीं है। लेखिका चंद्रदेव से आगे कहती है कि यदि वह अपनी भारत भ्रमण को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धनवंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ लेकर आना। यदि चंद्रलोक या चंद्रलोक में प्लेग जैसी भयंकर बीमारी फैली हो तो देवलोक की जड़ी बूटियों से उसका उपचार नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ चिकित्सा शास्त्र के पारदर्शी उसकी दवा नहीं खोज पाए हैं। यहाँ के इंडियन पीनल कोड के धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद सकते हैं, जिससे वे 2 दिन का काम घंटों में कर सकते हैं। अंत में लेखिका चंद्रदेव से विदा लेती है तथा कहती है कि आपने मेरी बातों का भी उत्तर न दिया, परंतु आपके इस मौन को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अतः मेरी प्रार्थना कबूल करके एक दफ़ा जरूर आइएगा। सारांशतः इस पत्र के माध्यम से लेखिका चंद्रदेव के माध्यम से लॉर्ड कर्जन को इंगित करते हुए कहती है कि आप चिरकाल से यहाँ हैं, अब अपना ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। अब आपका ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। अर्थात लॉर्ड कर्जन को आए भारत में बहुत दिन हो गए हैं, अब उन्हें वापस अपने देश जाना चाहिए। इससे यह तथ्य उजागर होता है कि भारतीय जनता लॉर्ड कर्जन की कार्यशैली से खुश नहीं थे। इस कहानी में 19वीं सदी की राजनीतिक तथा आर्थिक नीति को केंद्र में बनाया गया है। बदहाल आर्थिक दशा का चित्रण किया गया है। देश में फैली बेरोजगारी का वर्णन किया गया है। समाज में तत्कालीन नारी स्थिति को भी दर्शाया गया है। जातिगत पक्षपात तथा गोरे काले के भेदभाव की नीति को भी उजागर किया गया है। वृद्ध पीढ़ी द्वारा नवयुवकों के शोषण का चित्रण इस कहानी में किया गया है। शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। अवसर की असमानता की समस्या को भी बढ़ाया गया है। महामारी प्लेग के उल्लेख भी इस कहानी में किया गया है। सिफारिश तथा प्रमोशन पर भी व्यंग्य किया गया है। लोकतंत्र की विफलता पर भी व्यंग्य कसा गया है। एक तरह से हम देखें कि अंग्रेज़ों की जो भारत में शासन पद्धति थी या शासन व्यवस्था, उस व्यवस्था ने किस प्रकार से
एक तरह से कहेंगे कि भारत के लोगों का दोहन, शोषण और उत्पीड़न किया, और उसको व्यंग्यात्मक लहजे में जो है बंग महिला जो है इस कहानी के माध्यम से उजागर करती है, और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल की व्यवस्था को दिखाते हुए उनकी अराजक व्यवस्था, उनकी अराजक शासन व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, इन सभी पर जो है वह कुठाराघात करती है, व्यंग्य करती है, और इसके माध्यम से उस समय के तत्कालीन भारत के यथार्थ को जो है दिखाने का प्रयत्न करती है। आगे जो है इस कहानी में जो है आपको इस कहानी के मुख्य कथन को आपको पढ़ना है जो नेट में पूछता है। प्रथम कथन है कि क्या आपके डिपार्टमेंट या महकमे में ट्रांसफ़र या बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशील गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस या नौकरी करते होते तब आपकी बहुत कुछ पदोन्नति होती। ये प्रथम पंक्ति है। दूसरी पंक्ति है, इस कहानी की महत्वपूर्ण पंक्ति है कि देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर अंग्रेज अपनी जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। तीसरी महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कहानी की कि आप अधम भारतीयों की भांति कृष्णांग तो हैं ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गोरांग जाति जो है कुपित हो उठेंगे। चौथी महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कहानी की कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के अस्थायी भाग विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों में ही अत्यंत प्रिय है। पांचवी महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कहानी की कि जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चू तक नहीं कर सकती। क्या करे, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। और अगली छठी महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कहानी की कि आप तो अनंतकालीन से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलांकी, शशांक, शशधर, शशालांछन आदि उपाधि मालाओं से विभूषित हो रहे हैं। सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वही आजन कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छू जाना। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की मूर्ति में काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए, तब वह आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में भी फलीभूत न होंगे। ये इसका मतलब जो है छठी महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगली महत्वपूर्ण पंक्ति है कि आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं, वे भी काठ की पुतलों की भांति है। जैसे उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतना भी नहीं जानकारी रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनकी निराकाल कुछ सहज बात न होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उस पर विजय न पा सके, तब वह आपके देवलोक की जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। ये मतलब जो है 8वीं महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कहानी की। और अगली महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कहानी की कि यहाँ के इंडियन पेनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को में बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आज जो है यह कहानी जो है वह समाप्त हुआ, और मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि आप लोग इस कहानी को जो है पढ़ने के बाद या सुनने के बाद जो है अपने जो हिंदी के सहपाठी हैं, हिंदी के जो अन्य जो अनुरागी हैं, उन लोगों के पास इसको शेयर अवश्य करेंगे, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अगर आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो आप